नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे मानसिक अभिरुचि। यह चैप्टर 1 होगा पुलिस प्रणाली, पुलिस सिस्टम। तो यह वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह चैप्टर 1 है। इसमें पहला चैप्टर है पुलिस प्रणाली, मतलब पुलिस के बारे में हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट पार्ट भी आता रहेगा मानसिक अभिरुचि का। तो इसके महत्वपूर्ण पहले बिंदु देख लेते हैं। भारत में एक व्यापक और जटिल पुलिस प्रणाली प्रचलित है। इसका उद्भव ब्रिटिश भारत की साम्राज्यवादी पुलिस प्रणाली से हुआ है, जिसका उद्देश्य था भारत पर ब्रिटेन का कब्जा बनाए रखना और औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करना। भारत की स्वतंत्रता के बाद इस पुलिस ढांचे की भूमिका बदली और भारत के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना इसका उद्देश्य बन गया। वर्ष 1947 के बाद पुलिस प्रणाली में काफी परिवर्तन भी किए गए। तो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। पुलिस को भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में एक प्रविष्ट बनाया गया है, अर्थात पुलिस व्यवस्था के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकारों का होता है। इसलिए प्रत्येक राज्य ने अपनी स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर अपनी पुलिस व्यवस्था का ढांचा तैयार किया है। समांतर राज्यों द्वारा अपनाई गई पुलिस प्रणालियों में निम्नलिखित अधिकारियों का समावेश रहता है। तो अब अगला महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं, पुलिस पदानुक्रम। यह परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो सबसे पहले होते हैं पुलिस महानिदेशक, जिनको कहते हैं इंग्लिश में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको शॉर्ट में कहते हैं डीजीपी। यह राज्य के स्तर पर होते हैं। जैसे एक राज्य हो गया, मान लीजिए उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का एक होगा डीजीपी, जिसको हिंदी में कहते हैं पुलिस महानिदेशक। उसके नीचे होते हैं पुलिस महानिरीक्षक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको शॉर्ट में कहेंगे आईजीपी। यह जोन के स्तर पर रहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया तो इसका कई जोन रहता है, तो हर एक जोन में आईजीपी रहते हैं, जिसको हिंदी में कहेंगे पुलिस महानिरीक्षक। अब इसके नीचे पुलिस उप महानिरीक्षक होते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको शॉर्ट में कहेंगे डीआईजी। यह रेंज के स्तर पर होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश होगा है राज्य, तो इसमें कई रेंज बनाए जाते हैं, तो सभी रेंज में हर एक डीआईजी रहते हैं। अब डीआईजी के नीचे होते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक, इसको इंग्लिश में कहेंगे सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एसएसपी, या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको शॉर्ट में कहेंगे एसपी। यह जनपद के स्तर पर होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, तो इसमें हर एक जनपद पर एक एसएसपी या एसपी नियुक्त होते हैं। अब इसके नीचे देखते हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस अधीक्षक, इसको इंग्लिश में कहेंगे एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एएसपी, या डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको कहते हैं डीएसपी। यह सब डिवीजन स्तर पर रहते हैं। उसके नीचे होते हैं थानाध्यक्ष या पुलिस निरीक्षक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर, इसको शॉर्ट में कहेंगे एसएचओ।
या पुलिस इंस्पेक्टर। यह थाना पुलिस या स्टेशन के स्तर पर रहते हैं। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश हो गया तो उत्तर प्रदेश में जितने भी थाना होंगे उस पे एक थाना अध्यक्ष या पुलिस निरीक्षक होंगे। अब इसके नीचे होते हैं पुलिस उप निरीक्षक या सहायक उप निरीक्षक। इसको इंग्लिश में कहते हैं सब इंस्पेक्टर और इसको शॉर्ट में कहेंगे एसआई रैंक के, या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या एएसआई रैंक के। तो ये होते हैं थाना पे पुलिस स्टेशन के स्तर पर। अगला मतलब इससे नीचे होंगे मुख्य आरक्षक या आरक्षक, जिसे हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल। जो कांस्टेबल यूपी पुलिस कांस्टेबल का भर्ती निकला है जो हम लोग जिसके लिए पढ़ रहे हैं वो कांस्टेबल होंगे। यह थाना या पुलिस स्टेशन के स्तर पर रहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बिंदु देखते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे पुलिस प्रणाली के बारे में। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं भारत की वर्तमान पुलिस व्यवस्था मूलतः ब्रिटिश भारत की पुलिस पद्धति पर आधारित है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वर्ष 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन को पहले से चली आ रही पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस हुई। अगला है इसी कारण वर्ष 1860 में एच.एम. कोर्ट की अध्यक्षता वाले पुलिस आयोग ने अपनी सिफारिशें ब्रिटिश भारत की सरकार को सौंपी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधिनियम 1861 लाया गया। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है पुलिस अधिनियम 1861 के आधार पर पुलिस बल को पुनर्गठित किया गया ताकि भविष्य में हो सकने वाले विद्रोह को रोका जा सके। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वर्ष 1863 में तत्कालीन संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग के प्रमुख के रूप में पुलिस महानिरीक्षक जिसको आईजी कहते हैं पद का सृजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र भारत में पुलिस बल की कार्य पद्धति की समीक्षा करने के लिए भारत सरकार ने 1977 में श्री धर्मवीर की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किया गया था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है इस पुलिस आयोग ने पुलिस अधिनियम 1861 को निरस्त किए जाने और नए पुलिस अधिनियम को लागू करने की अनुशंसा की। प्रस्तावित नए पुलिस अधिनियम का प्रारूप भी पेश किया गया। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है इसी आयोग ने केंद्रीय पुलिस समिति और राज्य सुरक्षा आयोग के गठन की सिफारिश भी की थी। अब अगला महत्वपूर्ण बिंदु पर देखते हैं। अब पढ़ेंगे कमिश्नर प्रणाली। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं कमिश्नर प्रणाली के अंतर्गत पुलिस आयुक्त अपने कार्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं अपने निर्णयों के लिए राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है इस प्रणाली के अंतर्गत पुलिस और कानून व्यवस्था की सारी शक्तियां पुलिस आयुक्त में निहित होती हैं। पुलिस आयुक्त ही अपने अधिकार क्षेत्र में एकीकृत पुलिस कमान का प्रमुख होता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है इस प्रणाली में भारत की दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के कुछ मामलों में अंतिम फैसला लेने का अधिकार जिला अधिकारी से लेकर पुलिस आयुक्त को दे दिया जाता है, जैसे सीआरपीसी की धारा 144 लगने का अधिकार। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कमिश्नर प्रणाली में पुलिस आयुक्त को अपने कार्य क्षेत्र की सीमा के अंदर शस्त्र लाइसेंस जारी करने का भी अधिकार होता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कमिश्नर प्रणाली में पुलिस आयुक्त को अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार के आयोजन की अनुमति देने या ना देने का भी अधिकार होता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है
विशेष परिस्थितियों में बल प्रयोग और संवेदनशील मामलों राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका या गैंगस्टर कानून के तहत विभिन्न धाराओं का प्रयोग करने के लिए पुलिस आयुक्त को ही अंतिम अधिकार होता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई राज्य सूची में लोक व्यवस्था को प्रविष्ट 1 तथा पुलिस को प्रविष्ट 2 बनाया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कुछ इंटरपोल के बारे में समझते हैं। ये इंटरपोल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन, जिसको हम लोग इंटरपोल कहते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो वैश्विक स्तर पर पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण के लिए कार्य करती है। यह विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संस्था है। इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। इंटरपोल का ध्येयवाक्य मोटो है। इसका अर्थ होता है सुरक्षित विश्व के लिए पुलिस को जोड़ना। इसको इंग्लिश में कहेंगे कनेक्टिंग पुलिस फॉर ए सफर वर्ल्ड। इस संस्था की स्थापना वर्ष 1923 में वियना में आयोजित इंटरनेशनल पुलिस कांग्रेस में की गई थी। अब हम लोग जितने भी पढ़े हैं उसका अब अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन, जिसको इंटरपोल कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन इंटरपोल का ध्येयवाक्य क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, सुरक्षित विश्व के लिए पुलिस को जोड़ना। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत पुलिस को राज्य सूची का विषय बनाया गया है? तो इसका आंसर है 7वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुलिस प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? हमको असत्य बताना है। तो लोअर रैंक के पुलिसकर्मियों का उनके वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा शाब्दिक उत्पीड़न किया जाता है। तो असत्य हमें बताना है, तो ये तो सही है। अगला ऑप्शन है, पुलिसकर्मियों को अमानवीय परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है। तो ये भी सत्य है। अब अगला देखते हैं, पुलिसकर्मियों पर कार्य का भार अत्यधिक रहता है। तो ये भी सही है। अगला है, पुलिसकर्मियों के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहते हैं। तो ये असत्य है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह लगाना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही रैंक प्रतीक चिन्ह है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3-3 सफेद पट्टियां दोनों बाजुओं पर। अगला क्वेश्चन है, पुलिस कमिश्नर प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह प्रणाली लागू होने पर पुलिस के अधिकारियों में कमी आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है हमें। तो इसका आंसर होगा
ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। यानी पहला ऑप्शन, भारत में विभिन्न राज्यों की पुलिस प्रणाली पुलिस अधिनियम 1861 द्वारा प्रशासित होती है, तो ये ऑप्शन सही है। अगला है, ब्रिटेन भारत की सरकार द्वारा 1857 के विद्रोह के बाद यह अधिनियम लाया गया था, तो ये भी सही है। अगला है, इस अधिनियम को स्वतंत्र भारत में औपनिवेशिक विरासत माना जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा बनाए गए पुलिस अधिनियम 1861 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका पहला ऑप्शन है मानवाधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी है प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर सी है भारत के निवासियों को ब्रिटिश नागरिकों के समान अधिकार देना। ऑप्शन नंबर डी है औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध विद्रोहियों को रोकना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध विद्रोहियों को रोकना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वरिष्ठतम अधिकारी है? तो इस चारों में से सबसे वरिष्ठ अधिकारी कौन है? तो इसको हमको चुनना है। तो सबसे पहला मतलब सबसे होते हैं पहला अधिकारी पुलिस महानिदेशक, जो एक राज्य के होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुलिस प्रणाली के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर बी सही होगा। ये गलत है, पुलिस अनिवार्य एक सार्वजनिक सेवा नहीं है, तो ये सार्वजनिक सेवा है। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, पुलिस के कार्य प्रायः निरोधात्मक तथा नियामक प्रकृति के होते हैं, तो ये सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के विषय में गलत कथन का चयन करना है। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी होगा। सबसे बड़ा प्रदेश होने के कारण वर्ष 1861 में बना पुलिस अधिनियम प्रदेश में आंशिक रूप से ही प्रभावी हुआ, तो ए ऑप्शन गलत है और ये तीनों सही है, ए बी सी। अगला महत्वपूर्ण देखते हैं, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप पुलिस विभाग के नैतिक कर्तव्य और जवाबदेही के विषय में निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना चाहेंगे जिससे आप अपने पद की गरिमा को प्रतिष्ठित कर सकें? तो 13 का होगा ऑप्शन नंबर बी, पुलिस को स्वविवेक के आधार पर जो व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं उन पर नैतिक जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे ताकि समुदायों के मध्य इसकी पारस्परिक स्वीकृति बने और कानूनों के प्रति स्वीकार्यता बढ़े। अगला क्वेश्चन है 14, आप एक पुलिस थाने के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। आपको अपनी ही जाति के एक पुलिस कांस्टेबल के विरुद्ध स्थानीय लोगों से शिकायत प्राप्त होती है। शिकायतकर्ता दूसरे धर्म के लोग हैं और आपके क्षेत्रांतर्गत ऐसे उपद्रवी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां आए दिन अपराध होते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। आप आंतरिक अनुशासन का पालन करेंगे और इसी के अनुरूप पुलिस के विरुद्ध शिकायतों के निपटान हेतु नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए मामले की आंतरिक जांच कराएंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 15 है,
आप एक स्टेशन प्रभारी के रूप में एक थाने में तैनात हैं। इसी दौरान आपको अपने थाना क्षेत्र में निकलने वाले एक जुलूस के विषय में जानकारी मिलती है, जिसमें एक सरकारी परीक्षा रद्द होने से नाराज सैकड़ों प्रतिभागियों के शामिल होने की पूरी संभावना है। ऐसे में आपके लिए तर्कपूर्ण कार्रवाई क्या होगी? तो 15 का ऑप्शन नंबर बी होगा। आप अपने क्षेत्र में इस जुलूस से यदि सार्वजनिक जीवन की शांति और व्यवस्था पर संकट महसूस करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का अनुपालन करते हुए इस परिस्थिति से तदनुसार निपटने के लिए तैयार रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के लिए पुलिस की उपयोगिता और उसकी सार्थकता सिद्ध करने हेतु दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प की प्रासंगिकता सर्वाधिक कम होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपने मन की आवाज का अनुपालन। अगला क्वेश्चन है, पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत रेंज प्रभारी के रूप में नियुक्त पदाधिकारी का क्या नाम होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीआईजी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था मुख्य रूप से किसके नियंत्रित में होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों क्या क्या ऑप्शन है? पुलिस अधिनियम 1861 के द्वारा भी। अगला विकल्प है उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन द्वारा भी, और ऑप्शन नंबर सी, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के द्वारा भी। तो फ्रेंड, यह था मानसिक अभिरुचि का पहला वीडियो। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूं आपके तक पहुंच सके। धन्यवाद।